अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक हमारे सोने पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रखे, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर आखिरकार कब्ज़ा कर ही लिया। इमरान खान की तमाम हदायत को हवा में उड़ा दिया, और अलीमा खान वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती हैं, वज़ीर-ए-आला बनना चाहती हैं, फ़ातिमा जना बनना चाहती हैं, बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हैं, मरीम नवाज़ बनना चाहती हैं, क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ बनना चाहती हैं। क्योंकि मासूफ़ा ने बाकायदा तौर पर सियासत में एंट्री डाल दी है। अलीमा खान ने कल खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा सियासी रैलियाँ लीड की हैं, और दिलचस्प बात ये है कि अलीमा खान के साथ सुहेल अफरीदी नहीं था, वो अकेली थी। रियासत मुखालफ तकरीरें कर रही थी, पार्टी की जो पॉलिसी है वो दे रही थी। 5 अगस्त को पीटीआई ने एक रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर रखा है, अलीमा खान ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अब वो सड़कों से उठना ही नहीं है। अलीमा खान की तकरीर अपनी जमात के खिलाफ है, और यूं महसूस हो रहा है कि मसूफा की सियासत में बाकायदा एंट्री हो चुकी है, और पार्टी से वो इस वक्त जो कैश करवाना चाहती हैं वो वर्कर, जो इस वक्त पार्टी पॉलिसी, मतलब पार्टी पॉलिसी ये है कि लड़ाई से इज्तनाब किया जाए, और सूबे के लोगों को कुछ, अगर वहां पे रहकर, जिस तरह वो कहते हैं कि ज्यादातर मतलब इस्लामाबाद में जाके भी तो थोड़ा बहुत कुछ पूछा जाए और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब किया जाए। तो अलीमा खान जो साहिबा है, वो वाला जो हिस्सा है वो कैश करना चाहती हैं, सड़कों पर आ गई हैं। अब देखना यह है कि वो इमरान खान की जिंदगी में सब कुछ करती हैं, या फिर इमरान खान सबसे 14 साल खैर अंदर ही है वो। अब आने वाले दिनों में ये तय करेगी, लेकिन एक बात है कि अलीमा खान साहबा ने इमरान खान की पार्टी पर कब्जा करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। अच्छा जी, वापडा के सरकारी मुलाजमों को झटका लग गया है। बिजली के जो मुफ्त यूनिट थे ना, वो बढ़ गए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को में ग्रेड 18 से 20 तक अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट की सहूलत खत्म कर दी गई है। 30 साल पहली बार इन अफसरों को बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। इससे पहले ग्रेड 18 के अफसरान को 6,000, ग्रेड 19 को 8,000 और ग्रेड 20 को 10,000 यूनिट सालाना फ्री मिले थे। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा क्रेडिट है कि हुकूमत ने, अब देखें ना, ये वापडा वालों ने, मतलब जो उनको यूनिट मिले हुए हैं, उससे आगे पता नहीं नाल वाले घर ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ मतलब कि बच जाते सन अगे भेज देंगे होने ने, तो जाहिर है। और फिर इनके घरों में एसी, इनके किचनों में एसी, इनकी हर जगह पे एसी, बल्कि हो सकता है इनके जो सेहन है वो भी एयर कंडीशन वाले हों। सरकारी अफसरान हैं, और अगर अब बिजली के बिल अगर अब इस वक्त वज़रा दे रहे हैं, तो फिर भाई आप क्यों नहीं दे रहे? तो मेरे ख्याल में हुकूमत का ये क्रेडिट बनता है कि हुकूमत ने कम से कम ये जो एक बहुत बड़ा उलामा था ना, वो तो ख़त्म किया है। कि जो बाबू है ना, इन बाबों को बिजली जो है वो फ्री मिल रही है, उसको रोका जाए। और अब देखना ये है कि इसका ज़रा ख़्याल रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है देने वाले भी खुद ही हैं, लेने वाले भी खुद ही हैं, मरम्मत करने वाले भी खुद हैं। तो किस अफ़सर का कुंडा डायरेक्ट इन लोगों ने लगाया होगा, इसका ज़रा अब अवाम को ख़्याल रखना है। पाक फ़ौज एफसी बलूचिस्तान पुलिस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी है, और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 खवारिज को हलाक कर दिया है, जिसके बाद ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई है, जबकि 5 जुलाई से अब तक 109 खवारिज मारे जा चुके हैं। दूसरी जानब ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाकिन का धरना कोयटा और जो है वो ज़ियारत में जारी है। अब ज़ियारत में ये जो सिलसिला जारी है, अब वहाँ पर देखिए ये मुश्किल तरीन वक़्त है। एक तरफ से नहीं, हमारी फ़ौज जो है मुल्क में 3 हिस्सों पे लड़ रही है। कश्मीर में लड़ रही है, बलूचिस्तान में लड़ रही है, और केपीके में लड़ रही है। बहादुरी से लड़ रही है। जवान अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं और आप इस दुःख में शरीक हैं, और हम इस दुःख को महसूस कर सकते हैं। तो हमारी बहादुर फ़ौज जो है एक दफ़ा फिर कीमत अदा कर रही है, हमारी हमारी बहादुर फ़ौज कि हम दुनिया में अमन क्यों करवा रहे हैं। यहाँ पर ये कल एक मौलाना फ़ज़ल मान साहब जो हैं, उन्होंने कल एक सियासी तकरीर की है। उस तकरीर को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक वावेला है। मौलाना फ़ज़ल मान साहब को तब से फ़ॉलो करता हूँ, मेरे ख़्याल में जब मैं कुछ 5वीं छठी में पढ़ता था। मौलाना साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ हिस्सा रहे हैं, और मौलाना साहब की जो सियासत है उसको बड़ी गहरी नज़र से देखता हूँ। मौलाना साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना साहब के दर पर, मौलाना साहब के दरवाज़े पर जो लोग हैं वो फ़ैज़ हासिल करने हाज़िर होते हैं। और मौलाना साहब जो हैं बड़े तहम्मुल वाले हैं, बड़े कभी-कभी बर्दाश्त जवाब दे जाती है, जिसे कहते हैं ना कि वो कल भी शायद कुछ ऐसा हुआ है।
मौलाना साहब मेरे ख़्याल में लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, और यहाँ पे भी मौलाना साहब को जो है किरदार लड़ाइयाँ ख़त्म करवाने के लिए करना चाहिए। फ़र्ज़ किया कि कश्मीर के हवाले में कहा, मौलाना फ़ज़ल मान साहब एक्शन कमेटी और जो भी मामलात है उनके दरमियान में आकर ये ख़त्म करवाएँगे, ठीक है। बलूचिस्तान में मौलाना साहब की एक बड़ी बहुत बड़ी एक तादाद है उनको चाहने वालों की। केपीके में मदरसों में मौलाना फ़ज़ल मान साहब के, तो मौलाना मतलब अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मौलाना साहब जो है वो अपना किरदार अदा कर चुके हैं। तो मौलाना साहब मेरे ख़्याल में कल जो जज़्बाती तकरीर कर गए हैं, उस तकरीर की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मसाइल हैं तो आप तो उनके साथ बैठ के हल कर सकते हैं। उनके साथ तो आपके तल्क़ात हमेशा अच्छे रहे हैं, कभी ख़राब रहे ही नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि आपके अब उनके तल्क़ात जो है वो ख़राब हैं। तो मौलाना साहब के चाहने वालों को भी तकलीफ़ हुई है कल, और मेरे जैसा बंदा जो कि मौलाना साहब का बड़ा, मैं तो मौलाना साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, कि मौलाना साहब की सियासत का बड़ा फ़ैन हूँ, कि मौलाना साहब सबको साथ लेके चलते हैं और लड़ने के बजाय, झगड़ने के बजाय मामलात जो हैं वो जमहूरी तरीके से हल करने के। मतलब मौलाना साहब को एक वक़्त सदर के लिए आया तो मैं बड़ा खुश था कि यार पाकिस्तान का जो एक वो चेंज होगा कि जो मौलवी हैं वो सारे मतलब कि इतने सख्त नहीं है। मौलाना साहब का जो खूबसूरत चेहरा है वो दुनिया में जाएगा तो लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान तो बिल्कुल अलहदा है, पाकिस्तान के तो मौलवी ही अलहदा है। जो सदर बना है मौलवी वो तो बड़ा काइंड है, वो तो बड़ा मतलब कि मुहिब्बे वतन और तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलने वाला है। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो हैं वो हमारे जैसे और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कल वाला जो बयान है, कल वाली जो तकरीर है, उसको मेरे ख्याल में थोड़ा-सा उस पे गौर करना चाहिए। फ़ौज आपकी भी है, फ़ौज हमारी भी है, फ़ौज पेटियाँ पहनती है, फ़ौज तनख़्वाहें लेती है, फ़ौज कुर्बानियाँ देती है। इसको जब तक हम देखिए उनकी कुर्बानियाँ जब तक हम माने ना और उनकी कुर्बानियों पे उँगलियाँ उठाएँगे, तो फिर आम लोगों को भी गुस्सा आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो मौलाना फ़ज़ल मान साहब को अपनी तकरीर पे जो मेरे ख्याल में ख़्याल करना चाहिए, मोहब्बत और प्यार से लेके चलना चाहिए। वो बच्चे जो शहादतें पेश कर रहे हैं, उनके माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनके बाप, वो जो उनकी जस्दे खाकी उठाते हैं, वो दर्द मौलाना साहब से ज़्यादा तकलीफ़ किसी को महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि मौलाना साहब जिस सूबे से हैं, मौलाना साहब जिस इलाके में हैं, वहाँ पे जो तबाही है, वो मौलाना साहब से ज़्यादा किसने देखी है। तो मौलाना साहब को यहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए, साथ बैठकर मसाइल हल करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म भी आपके बहुत अच्छे दोस्त, सदर वो आपके बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा ख़्याल है आर्मी चीफ़ से भी आपकी ज़रूर मुलाकात होगी, वो भी ज़रूर आपके जानने वाले होंगे, वरना आधी फ़ौज से ज़्यादा आपकी जानने वाली है, तो ज़रा हाथ हौला रखकर इस तरफ आएँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब जो हैं मंज़र-ए-आम पर आए हैं, कतर रवाना हुए हैं। ऐसा हुआ इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म का मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़ का एक रोज़ा सरकारी दौरा है, वो जो कतर रवाना हुए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ भी कतर गए हैं, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता ताड़ भी इस वफ़द में शामिल है। और दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख मोहम्मद बिन खलीफ़ा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतरी शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से अज़ारी यकजहती और ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और कतर के दरमियान दहाइयों पर मुहीत और बरादराना तल्क़ात का एहतराम और करीबी ताउन की अक्कासी करता है। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तल्क़ात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़्याल मुतवक्का है। डेफ़िनेट जी, एक पुराना तल्लक है शरीफ ख़ानदान का। जब मियाँ मोहम्मद शरीफ ने उस वक़्त में कतर वालों के रिक्वेस्ट पर कतर में स्टील मिल लगाई थी, कारोबार देने गए थे, जब कतर में कुछ भी नहीं था। तो वो उस दौर के तल्क़ात हैं कतर के साथ, और ये कतर के साथ जो तल्क़ात है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब के जो वालिद में विरासत में मिले थे, मियाँ साहब उसको वैसे ही लेके चल रहे हैं, और वो कमाल के तल्लक है। मियाँ साहब के वालिद साहब नहीं रहे और अमीर कतर के भी वालिद साहब नहीं रहे, और ये दोस्ती तब से थी जब ये दोनों के वालिद हयात थे। ईरान और अमेरिका में फिर झड़प शुरू हो गई है। कुवैत पर ईरान के हमले और फिर अमेरिका के ईरान पर हमले हुए। अमेरिका को कुछ भी कुवैत में पहुंचा, पाकिस्तान फिर सरगर्म हुआ है। पाकिस्तान ने खत्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तफ्तीश का इजहार किया है। अफ्रीकान पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी में कमी के लिए इकदामात जो हैं वो आ, मतलब कि ज़ाहिर है इस पे ज़रा ख़्याल किया जाए। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की भरपूर हमायत का अदा करता है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तमाम अफ्रीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफ्रीकैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान मुज़ाकरात से सफारतकारी के ज़रिए खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की तावन जारी रखने के अज़ाइम पर कायम है, और वाज़ह रहा है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर मज़ीद हमले शुरू कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांडर सेटकॉम ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ मज़ीद हमलों का जो है वो आगाज़ कर दिया है। सेटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले हर
شہری بحری جہاز اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کل قطر پر پھر حملہ ہوا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب قطری بادشاہ کی جو ہے آخری جو ہے رسومات ادا کی جا رہی تھی، تب یہ حملہ ہوا ہے۔ اور پھر ایران کا لڑنا، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران اگر لڑ رہا ہے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، جذبات بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کی جیت کے لیے دعائیں بھی ہیں، لیکن ایران کو یہاں پہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ امریکہ اور دوسرا تو حرامزدگی ہوگی، وہ تو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے، ان کو تو شرارت کرنی ہے، لیکن میرے خیال میں ایران کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ جی، گرین بسز آ گئی ہیں جناب گجرات میں۔ ہاں جی، گجرات وہ شہر، تاریخی شہر جو کبھی کسی دور میں جی ٹی روڈ پر سیاست کا گڑھ ہوا کرتا تھا، سیاست کے اس گڑھ میں جو ہے وہ مسلسل خاندان جو تھا وہ رہا سیاست میں، لیکن جو گجرات کے لیے وہ نہ کر سکا جو آج مریم نواز جو گجرات میں کرنے جا رہی ہے۔ مریم نواز نے گجرات میں جو ہے وہ گرین بسز پہنچ گئی ہیں، گرین بسز کا بیڑا پہنچ گیا۔ اب میرے خیال میں گرین بسز جو ہیں وہ گجرات شہر کے اندر اور گجرات کے جو قریبی ٹاؤن ہے جیسے کہ جلال پور جٹا ہے یا اس طرح کے جو دوسرے ٹاؤن ہیں، ان ٹاؤنوں کی طرف چلیں گی۔ ابھی روٹ ہمارے سامنے نہیں آیا، اگر آیا تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن گرین بسز کا گجرات میں آنا، میں نے لاسٹ ٹائم جب رانا سکندر کے ساتھ یونیورسٹی آف گجرات میں گئے تھے تو وہ جو روڈ تھا جلال پور جٹا والا میں نے دیکھا تھا، تو وہ جلال پور جٹا والا روڈ میں بڑا پرانا جانتا ہوں، وہ اس روڈ کے اوپر بس چلتی نہیں تھی۔ میرے اس ویلاگ سے بہت سارے تکلیف دوستوں کو، اچھا جو ذاتی دوست ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے تعلق والے ہیں، اس روڈ پہ جن دوستوں کا گاؤں تھا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ نیلا صاحب نے گجرات جلال پور جٹا بھی مریم کے کھاتے میں ڈال دیا۔ بھائی 2.5 سال سے مریم کی حکومت ہے، تو وہ مریم نے بنایا تو مریم کے کھاتے میں ڈالنا، تو ایک تو دوستوں کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، دوستوں کو بڑا یہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر مریم کر رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب بسیں جو ہیں وہ گجرات میں پہنچی ہیں، تو دیکھیں جو گجرات والے دوست ہیں ہمارے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بسیں بھی مریم نواز کے کھاتے میں رہنے دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ تکلیف پہنچتی رہے گی ہر اس شخص کو، ہر اس سوچ کو جس کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز کیوں کام کر رہی ہے۔ مریم نواز تو کام کرے گی، اور مریم نواز کا کیا ہوا کام نظر بھی آئے گا۔ ضلع پنجاب مریم نواز شریف سے پرتگال کے سفیر نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، لائف سٹائل، سیاحت اور ثقافت کے تعاون پر جو فروغ ہے اس کا تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع مریم نواز شریف نے پرتگالی سفیر کو لاہور میں خوش آمدید کہتے ہوئے پنجاب میں سرمایہ کاری کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پرتگال کے درمیان میں درینہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی بھرپور گنجائش موجود ہے۔ فارما اس میں جو میڈیسن ہے اس کی فیلڈ میں، توانائی، آبی وسائل، صحت، ڈیجیٹل جدت کے شعبوں میں مشترکہ تعاون اور دونوں ممالک کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ خاص طور پر یہ جو ایگریکلچر ہے اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ملاقات میں پرتگال بزنس فورم کے قیام کی تجویز پر غور کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو مضبوط بنایا جا سکے گا۔ لاہور اور لسبن کو سسٹر سٹی قرار دینے، ثقافتی، تعلیمی تبادلوں اور سیاحت کے فروغ کے لیے امکانات کا تفصیلی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ پرتگالی ثقافت، زبان، ورثے اور علمی تبادلوں کے فروغ سے دونوں ممالک کے درمیان روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد پرتگال کے معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی مداح ہے، جو دونوں ممالک کے عوام کے درمیان ایک مثبت ثقافتی ربط ہے۔ اللہ کرے کہ مریم نواز جڑی رونالڈو نو دعوت دے دے تے وقت پی جائے دنیا نو کہ رونالڈو پاکستان گیا ہے اور لاہور کا 2 دن کا دورہ کر کے گیا۔ پرتگال کے سفیر نے لاہور کے کھانوں اور اہل لاہور کی مہمان نوازی کو سراہا۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کی تعمیری سفارتی کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار امن استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پرتگالی سفیر نے پنجاب کے صحت کے شعبے میں اصلاحات، پہلے سرکاری کینسر اسپتال کے قیام، دیگر عوامی فلاحی منصوبوں پر مریم نواز کی کوششوں کو سراہا اور انہیں پرتگال کے سرکاری دورے کی دعوت دی، اور انہیں یقین دہائی کہ پاکستانی تاجروں کو پرتگال میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں جو کام حکومت پاکستان کرتی ہے، پنجاب حکومت اس سے بھی تھوڑا سا آگے جا کے کر رہی ہے، کیونکہ مریم نواز کو پنجاب کے عوام کے لیے جو کرتا ہوئے دیکھتا ہوں تو دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ایک ایسے پرسن کو، ایک ایسے لیڈر کو فالو کیا جس نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا۔ تو مریم نواز صاحب زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان سلامت رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔